वो कांस्टेंट के बारे में बात बता रहा था। वैसे ये हमारा लेक्चर आज ये 6 नहीं है 7th है, ठीक है ना। तो बहरहाल खैर अब मैं आपको अभी बात कर रहा हूँ कांस्टेंट फंक्शंस की, ठीक है ना। कि जैसे कांस्टेंट वेरिएबल होता था, कांस्टेंट वेरिएबल का मतलब था रीड ओनली वेरिएबल, जिसको हम सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी उसके अंदर कोई चीज रीड राइट नहीं कर सकते। इसी तरह से कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है कि ऐसे फंक्शन जिसके अंदर हम क्लास के एट्रीब्यूट्स को चेंज ना कर सकें, क्लास के एट्रीब्यूट्स को, बाकी कोई और वेरिएबल हो उसको हम जो भी करना चाहें कर सकते हैं, क्लास के एट्रीब्यूट्स को हम चेंज नहीं कर सकते। अब फंक्शन कांस्टेंट कैसे बनाते हैं, आप फंक्शन के आगे लिखते हो कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट बन जाता है, ठीक है। आप इधर भी लिखोगे कांस्टेंट, ठीक है। अब इस फंक्शन को कांस्टेंट बनाने का फायदा क्या है? इस फंक्शन को कांस्टेंट बनाने का फायदा ये है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप कोई चीज चेक कर रहे थे, यहाँ पे लेट सपोज आपने कोई इफ लगाया हुआ था, और इफ एफ नेम इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे गलती से लिख दिया नल, नल पीटीआर, ठीक है। अब असल में आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे थे, आप चेक करना चाह रहे थे अगर इसमें नल पीटीआर है तो तुम ये ना करो, कुछ भी ना करो, एल्स जो है ना तुम इसमें रिटर्न कर दो, ठीक है। आप फर्ज करें ऐसा कुछ लिखना चाह रहे थे, बट गलती से आपने क्या किया है, गलती से आपने डबल इक्वल की जगह इक्वल लगा दिया, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है ना, ये ऐसी एरर पकड़ लेगा। अब इसको हम एरर नहीं कहेंगे, ये कौन सी एरर होती है, लॉजिकल या सिंटैक्स? इस एरर को कौन सी एरर बोलते हैं जी? ये सिंटैक्स एरर नहीं है, ये लॉजिकल एरर है, ठीक है ना। लॉजिकल क्योंकि ये लॉजिक, ये वैसे तो चल जाएगा, सिंटैक्स अगर आप देखें ना ये चल जाएगा, ये इसमें असाइन हो जाएगा, बट मसला ये है कि ये लॉजिकल एरर है। लॉजिकल एरर का मतलब है कि ये हमने यहाँ पे साइन गलत दे दिया हमने गलती से, ठीक है ना। तो ऐसी एरर आ सकती है, तो हम इस एरर से बचने के लिए हम कहते हैं कि यार आपने सिर्फ इस फंक्शन में क्योंकि रिटर्न करना है, तो ऐसे फंक्शन को आप क्या करेंगे, सिर्फ कांस्टेंट करेंगे। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन जो है और कौन से हो सकते हैं, कोई और मिसाल दे सकते हैं? गेटर के अलावा और कौन से फंक्शन होते हैं जो कांस्टेंट हो सकते हैं आपके ख्याल में, जिसको हमने कांस्टेंट करना चाहिए? डिस्प्ले वाले जी जबरदस्त, ये किसने बोला है? उस्मान। अगेन उस्मान। अब देखो जो गेटर के फंक्शन है ना, तो गेटर के फंक्शन के अलावा जो प्रिंट के फंक्शन है, प्रिंट का फंक्शन का काम क्या है, सिर्फ प्रिंट करना। अगर वेरिएबल है तो उसको प्रिंट करना, अगर मैसेज है तो उसको प्रिंट करना। तो ऐसे फंक्शन को भी हमें कांस्टेंट बनाना चाहिए, ठीक है ना। कांस्टेंट का मतलब यही है कि वो फंक्शन सिर्फ और सिर्फ उनका काम है प्रिंट करना। हाँ, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं एक वेरिएबल इधर बनाता हूं इंट a इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो ये मुझे आप बताएंगे कि ये a की वैल्यू 5 क्यों रखने दे रहा है? ये मुझे बता सकते हैं आप? ये a की वैल्यू 5 तो, और उसको मैं चेंज करता हूँ 9 करता हूँ, ये वो भी करने दे रहा है, इस पे भी कोई एरर नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा एरर इस पे? बता सकते क्लास हैं? का मेंबर नहीं है इसलिए। बेहतरीन, ये क्लास का मेंबर नहीं है। कांस्टेंट फंक्शन ये क्लास के मेंबरों को चेंज नहीं करने देगा, बाकी हर चीज को चेंज करने दे सकता है। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे ना साइज इज इक्वल टू लेट सपोज 89, अब ये कांस्टेंट फंक्शन जो है ना ये इसको चेंज करने नहीं देगा, ये कहेगा भाई इसको आप नहीं कर सकते चेंज, ठीक है। बट उसके अलावा आप जो नॉर्मल वेरिएबल है, जो लोकल वेरिएबल जिसको हम कहते हैं, उसको हम लिख सकते हैं, उसको आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे, आपने यहाँ पे देखा, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि इसको आपने कांस्टेंट क्यों किया हुआ है। इस चीज को आपने यहाँ पे, ये कॉपी का फंक्शन है, मैंने आपको कॉपी का फंक्शन जब करवाया था ना, तो मैंने इधर कांस्टेंट लिख दिया था और आपने कोई सवाल भी नहीं पूछा था, और मैंने कहा चलो फिलहाल ये ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो है मतलब किसी पॉइंटर को, या जो लेट सपोज ये जो ऑब्जेक्ट था इसको हमने कांस्टेंट क्यों किया था, इस ऑब्जेक्ट को कॉपी कंस्ट्रक्टर में कांस्टेंट क्यों किया था, बताएंगे कोई? किसी पैरामीटर को कांस्टेंट करने का? जी जी सिर्फ कॉपी करना उसको बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि कुछ लोग क्लास में हैं, कुछ नहीं मतलब काफी लोग क्लास में हैं जो सोए नहीं होते, वो पढ़ते होते हैं, ठीक है चलें। मतलब मैं बुरा ना सोचूं अभी क्लास के बारे में, क्लास पढ़ने वाली है। अच्छा जी, ओबीजे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल नेम और इजिकल टू यहाँ पे लिखता हूँ नल, तो ये जो चीज है ना ये मुझे अलो नहीं होनी चाहिए, ये अलो नहीं कर रहा ये, ठीक है ना। ये अलो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये कांस्टेंट चीज है। इस पैरामीटर का सिर्फ और सिर्फ काम क्या है कि ये वैल्यू हम इसमें कॉपी करवाएं, बस, उसके अलावा इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे पैरामीटर को हम कहते हैं रीड ओनली पैरामीटर। ये भी ऑब्जेक्ट जो ना ये रीड ओनली ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आपने कभी कभी शायद देखा हो पीएफ के अंदर
कि जब भी हम कैरेक्टर पॉइंटर रिटर्न करते हैं ना तो हम साथ में कांस्टेंट लगाते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि कांस्टेंट पे ये जो रिटर्न टाइप है उसको क्यों करते होते हैं हम? मतलब ये जो आपने इधर लिखा हुआ है ना, ये कांस्टेंट मैं किसके साथ लगाया है? एलनेम के साथ। ये एक तो कांस्टेंट इधर हो गया ना, ये तो फंक्शन को कांस्टेंट कर देगा। एक तो कांस्टेंट ये हो गया, ठीक है ना, ये तो क्या करेगा, ये इस पूरे फंक्शन को कांस्टेंट कर देगा, ठीक है ना। इस कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? ये जो पहले लगाते हैं, कोई बता सकता है इसका मतलब क्या होता है? ताकि इसका एड्रेस जो है वो देखें देखें देखें, अगर फर्ज करो ये कांस्टेंट नहीं लगा हुआ तो मसला क्या होगा? मसला ये होगा, ये एलएम रिटर्न होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक वो लिखते हैं, इसको भी खत्म कर देते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का, स्टूडेंट ओबीजे, और इसके अंदर जो भी हमने कुछ लिखा हुआ है ओबीजे डॉट, और लेट सपोज हमने रिटर्न किया है गेट एल नेम, ठीक है, और उसको सी आउट करते हैं हम मिसाल के तौर पे। ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसका नहीं बनाया, इस वजह से। अब ये गेट एल नेम अगर मैं किया, सी आउट किया, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, बट मैंने क्या करता हूँ, मैं एक पॉइंटर बना देता हूँ, कैरेक्टर ptr इज इक्वल टू ये। अब आप मुझे बताएंगे क्या मसला आएगा? कोई बच्चा बताए, कोई बच्चा है जो इसको एक्सप्लेन करे, मैं इसको क्विज में 1 नंबर दूंगा, मतलब 1 नंबर उसको क्विज में मिल जाएगा। कोई बच्चा, कोई बच्चा ऐसा हो जो उसको एक्सप्लेन करे कि ये जो मैंने इधर गेट क्या क्या है लिखा, गेट एलनेम लिखा हुआ है, ये जो गेट एलनेम का फंक्शन है, ये जो है ना रिटर्न करेगा इधर कैरेक्टर पॉइंटर, तो इशू क्या आएगा? जी शाबाश, बताएं। इतना मुश्किल काम नहीं है वैसे। सर मेमोरी शेयर हो रही होगी। बिल्कुल सही कहा आप। किसने बोला ये? सर उमर उमर ने, ठीक है, चलो उमर जो है वो मुझे इस क्लास के एंड पे मुझे, बल्कि जब मैं क्विज के नंबर तुम्हारे लगाऊं ना तो तुम मुझे याद दिला देना कि सर आप मेरे 1 नंबर बनाना है। सर मैं अभी आया था आपने बंद कहा दिया। तू अभी आया था, तू एफआईपी के बारे में बात करने आया हुआ है? सर मैंने उस वक्त, चलें बाद में डिस्कस करते हैं, मैं अभी बाद में आपको मतलब तू कोई लॉजिक सोचता है यार, हद है मतलब। नहीं सर क्लास आप में गलत एफआईपी की डिस्कशन करूंगा। सर नहीं आप गलत समझ गए, बाद में डिस्कशन करते हैं। चलो ठीक है, ओके, हैप्पी बर्थडे। अच्छा, तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या है, ये ऐसा है कि आपके पास यहाँ से पॉइंटर रिटर्न हो रहा है, ठीक है ना, एक पॉइंटर रिटर्न हो रहा है। अब पॉइंटर आपको पता है, ये पॉइंटर इसमें मेमोरी, ये पॉइंटर इज इक्वल टू इस पॉइंटर के हो जाएगा। अब जिस मेमोरी को आपको ये जो एलएम था पॉइंट कर रहा था, ये भी अब उस मेमोरी को पॉइंट करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब तो यही होता है ना, रिटर्न करने का मतलब यही होता है कि ये भी उस मेमोरी को पॉइंट करेगा। अब जाहिर सी बात है, जब दो पॉइंटर, ये पॉइंटर कहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैन का एक लोकल वेरिएबल है। अब ये लोकल वेरिएबल और क्लास का जो वेरिएबल है, वो दोनों एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं। अगेन वही मसला आ जाएगा जो हमें पास शेलो का भी मसला आ रहा था, कि दो पॉइंटर एक मेमोरी को शेयर कर रहे हैं। जब दो पॉइंटर एक मेमोरी को शेयर कर रहे हैं फिर तो मसले आ जाएंगे। अब हम इस पॉइंटर के थ्रू कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी चीज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम क्या लिखते हैं कि यार इस जो एलएम है ना, इसको आप बना दो कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको कांस्टेंट बनाने का फायदा क्या होगा? इसको कांस्टेंट बनाने का फायदा आपको ये होगा कि अब ये जो है ना, सिर्फ कांस्टेंट जगह पे ये रिटर्न हो सकता है, बाकी अब देखो, अब ये इसमें रिटर्न ही नहीं हो रहा। अब ये इसमें रिटर्न क्यों नहीं हो रहा? ये रिटर्न इसलिए नहीं हो रहा, ये कह रहा है कि आपके पास ये रिटर्न कर रहा है एक कांस्टेंट पॉइंटर और कांस्टेंट वैल्यू, और ये जो है ना, ये पॉइंटर जो है ना एक सिंपल पॉइंटर है। तो हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा? कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। अब इस पॉइंटर के थ्रू हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ये बात किसी को समझ में ना आई हो तो वो बेशक मुझसे पूछे कि इस हम लोग एक पॉइंटर को, जी सर हम लोग एक पॉइंटर को एक पर्टिकुलर वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं? नहीं, पॉइंटर को वैल्यू कब असाइन किया मैंने? नहीं, जिस तरह अभी हम लोगों ने किया है ना कि कांस्टेंट पॉइंटर जो है हमारे पास, उसको हम लोगों ने गेट वैल्यू फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट किया है, तो उस वजह से उसके पास एक वैल्यू असाइन हो रही होगी। नहीं 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 नहीं, देखें, ये इसका मतलब पता है क्या है? ये एल नेम और कैरेक्टर पॉइंटर, इसका मतलब है कि ये एल नेम है ना,
ये lm इसे असल में ना ये जो पूरी यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना ये ऑब्जेक्ट जो कॉल किया है इसकी जगह पे एक टेम्पररी पॉइंटर आ जाएगा। अब इस टेम्पररी पॉइंटर में क्या पड़ा होगा, इस टेम्पररी पॉइंटर में इस lm का एड्रेस पड़ा होगा और वो एड्रेस इस ptr के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब इसका मतलब है lm जिसे पॉइंट कर रहा है ptr भी उसे पॉइंट करेगा। अब मसला ये है कि अगर ये दोनों एक चीज को पॉइंट कर रहे हैं फिर मसला है। तो इससे बचने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने कहा है कि चलो तुम पॉइंट कर लो, कोई इशू नहीं है, हमने इजाजत दे दी है कि चलो तुम पॉइंट कर लो। अब हमने जो है ना हमने क्या किया है, इस फंक्शन को कॉल करके हमने इस ptr को इजाजत दे दी है कि चलो तुम उस मेमोरी को पॉइंट कर लो जो जिसको ये क्लास का जो है ना पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। बट मसला ये कि तुमने इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी। और ये हमने कैसे मेक श्योर किया है, उसको हमने कांस्टेंट बना दिया। कांस्टेंट इसको अगर कांस्टेंट बना दिया ना तो मजबूरन ठीक है। हमें, अब देखो ना अगेन मैं आपको बार बार कहता हूँ, मैन के अंदर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बस क्लास के अंदर हमारा कंट्रोल है। हमने क्लास के जो फंक्शन है ना उसको इसको हम कांस्टेंट फंक्शन नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे कांस्टेंट रिटर्न टाइप है ये, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन के लिए आपको यहाँ पे कांस्टेंट लिखना पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, अब इससे क्या होगा, अब इस ptr के थ्रू कम से कम हम जो है इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि ये पॉइंटर एक मेमोरी को पॉइंट कर रहा है और जो कि कांस्टेंट है। अब ये पॉइंटर हम किसी और को तो पॉइंट करवा सकते हैं, बट जिसको ये पॉइंट करेगा उसमें ये कोई चेंजिंग नहीं कर सकता। इसको हम कहते हैं रीड ओनली पॉइंटर, कि ये पॉइंटर एक ऐसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, बस क्लास में सिर्फ 2-3 बच्चे हैं जिनको क्लियर हो रहा है, बाकी ना हाँ कहते हैं ना कहते हैं। यस सर, क्लियर हो गया सर। क्लियर। अब देखो ना जो बच्चे जिन्होंने वो पुराना लेक्चर जिनको क्लियर नहीं है तो वो तो उनको तो जाहिर सी बात है क्लियर नहीं होगा ये। बाकी जिन्होंने आज जो चीजें थोड़ी बहुत जिनको याद है या पढ़ी हैं, यार एक ये ना कॉपी पे नोट कर लिया करो चीजें, और सिंपली अगली दफा जो क्लास में आने से 15 मिनट पहले इसको देख लिया करो। सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ओके, अच्छा, अब यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो फिर हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कि, अच्छा एक छोटी सी चीज़ और यहाँ पे थी कि आपने ना फर्ज करें असाइनमेंट में भी देखा होगा कि यहाँ पे ना मैं स्ट्रिंग पैरामीटर भेज रहा हूँ, ये स्ट्रिंग जा रहा है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर ये पैरामीटर जा रहा है तो मैं इसको किसी पॉइंटर में रिसीव कर सकता हूँ? मतलब ये जो है अगर फर्ज करें लेट सपोज मैं इसी का मिसाल दे देता हूँ कि ये जो लेट सपोज आपके पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसको तो डिलीट करो। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ obj, और इधर कैरेक्टर भेजना है, इधर मैं भेजता हूँ सुनील और उधर भेजता हूँ कुमार और इधर रोल नंबर और इधर मार्क्स, फ्लोट मार्क्स 3 और 99 89 85। एक में तो पॉइंट देते हैं, ओके, और मार्क्स और यहाँ पे साइज जो है वो लेट सपोज है 3। अब मेरा आपसे सवाल सिर्फ ये था कि आप ये एक मेमोरी है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट मेमोरी है, हम इसको एक अरे में, तो ये भी क्योंकि कांस्टेंट मेमोरी है इसमें तो चला जाएगा, क्या ये एक पॉइंटर में जा सकता है? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कैरेक्टर स्टैटिक ptr, सर जा सकता है। तो आप मुझे बताएंगे कि ये एक मिनट इस पॉइंटर को जो है ना, नहीं है वैसे तो स्टूडेंट तो आपको कांस्टेंट पॉइंटर बनाना चाहिए, बट उसके बगैर भी ये चला जाता होता है। अब इशू ये है कि जो मेरा सवाल इसमें ये है कि एक मिनट सवाल, अगर आप इसको इधर से हटा के अब अगर आप इसको चलाते हैं, चल तो जाएगा, चले। मसला ये है कि ये पॉइंटर जो है ना, ये फिर आपको पता है पॉइंटर को हमेशा पहले मेमोरी देनी होती है, तो इसमें मेमोरी एलोकेशन कहाँ हो रही है? अच्छा, एक सवाल आपसे, इससे पहले मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, क्या मैं ये लिख सकता हूँ इंट स्टैटिक ptr इज इक्वल टू ptr इज इक्वल टू 5? क्या ये मैं लिख सकता हूँ? ये आप लोग गलती करोगे, ये आप नहीं लिख सकते। ये आप क्यों नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते।
आपको इसको पहले मेमोरी देनी पड़ेगी, हम भी देनी पड़ती है। फिर आप लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसी तरह से ये एक पॉइंटर है, ठीक है। क्या आप एक पॉइंटर को डायरेक्ट एक स्ट्रिंग असाइन कर सकते हो? जी कर सकते हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये एक कांस्टेंट मेमोरी बनाता है। ये जो आप डबल कोटेशन में लिखते हो ना, ये कांस्टेंट मेमोरी बनाता है, और ये पॉइंटर क्या करता है, ये उसको पॉइंट करता रहता है, ठीक है। दैट इज वाई येलो हो रहा है। मतलब आपको अगर सवाल ध्यान में आए ना कि सर अगर हम इंटीजर डायरेक्ट असाइन नहीं कर सकते तो फिर ये वैल्यू डायरेक्ट हम कैसे असाइन कर सक रहे हैं? असल में ये कांस्टेंट मेमोरी बनाता है, और ये पॉइंटर जो है ना उस मेमोरी को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। बहरहाल ये तो कहानी हो गई ये वाली। अब असल में एक छोटा सा और सवाल है मेरा, और वो सवाल ये है कि अगर अगर आपके पास लेट सपोज एक फंक्शन आप बना रहे हैं, ठीक है। लेट सपोज आप एक फंक्शन बना रहे हैं इसी स्टूडेंट क्लास के अंदर, ठीक है, और उस फंक्शन का नाम है फन, और उसमें एक वेरिएबल पास हो रहा है 4 डायरेक्ट पीटीआर नहीं, एल नेम। अब आपको ये पता है कि एल नेम इसमें पहले भी एग्जिस्ट करता है, ये एल नेम है ना इसमें पहले भी एग्जिस्ट करता है। तो आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये एल नेम जो है, एल नेम इज इक्वल टू हम लिखते हैं एल नेम। कंपाइलर को पता कैसे चलेगा कि ये एल नेम कौन सा वाला है, ये वाला है या क्लास का है? ये तो टेम्पररी वेरिएबल है ना, पता कैसे चलेगा? अब इसके लिए ना सी प्लस प्लस में एक हल है, और हल ये है कि हम एक पॉइंटर है जिसको हम कहते हैं दिस पॉइंटर। दिस पॉइंटर एक स्पेशल पॉइंटर है जो यूज होता है क्लास के एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्या मतलब? अगर मैंने किसी भी वेरिएबल के आगे दिस लगा दिया ना, ठीक है ना, इसका मतलब है कि जो इन्वोकिंग क्लास है, इन्वोकिंग क्लास अब क्या भला है? इन्वोकिंग क्लास भला कौन सी है? इन्वोकिंग क्लास का जो मतलब क्या हमने है? क्लास बना, इन्वोकिंग क्लास का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट ये है, तो यहाँ पे आप लिखते हैं ओबीजे डॉट फंक्शन। ये जो फंक्शन हमने बनाया है ना, ये फंक्शन लिखते हैं, और इसके अंदर आप एक पॉइंटर लेट सपोज पास कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास ये जो फंक्शन आपने बनाया है ना, ये फंक्शन है, इसको इन्वोक कौन कर रहा है? ये फंक्शन किस क्लास की, किस ऑब्जेक्ट की वजह से कॉल हो रहा है? ये इस ऑब्जेक्ट की वजह से कॉल हो रहा है, ठीक है ना। ये फंक्शन डायरेक्ट कॉल नहीं हो सकता ना, ये इस ऑब्जेक्ट की वजह से कॉल हो रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट को कहते हैं, ये है इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं इसको? इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप जो है ऐसा फंक्शन या ऐसा कंस्ट्रक्टर या ऐसी कोई भी चीज जो उस ऑब्जेक्ट की वजह से कॉल हो, तो उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की वजह से इसको इन्वोक किया गया है, इसको स्टार्ट किया गया है, इस फंक्शन को यूज किया गया है, ठीक है ना। तो आपके पास इस ओबीजे के जो पैरामीटर होंगे ना, उसको हम रेफर करेंगे दिस से, ठीक है ना। अब ये एल नेम है ना, ये इस ओबीजे का एल नेम है, ठीक है, और ये एल नेम है ना, ये लोकल एल नेम है। इसी तरह से इसको आप इधर भी यूज कर सकते हैं। ये जो आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया था ना, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आपको कंफ्यूजन हो कि ये ओबीजे है ये क्या है, तो आप इधर पीटीआर भी लिख, ये आप इधर है ना दिस भी लिख सकती है। ये दिस है ना एक स्पेशल कीवर्ड बनाया हुआ है इन्होंने, आप इसको एरो लगा के ना रेफर कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इन दोनों में फर्क क्या है, आप कहेंगे सर ये जो ओबीजे बना हुआ है ना, ओबीजे का ये एफ नेम है, और ये एफ नेम किसका है? ये इस कंस्ट्रक्टर को इन्वोक किसने किया है? जिसने इन्वोक किया है ये उसका है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ओबीजे बनाया हुआ है, एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इधर, स्टूडेंट, और लिखता हूँ ओबीजे 3 इज इक्वल टू ओबीजे। आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें से कॉपी कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करने वाला कौन सा जो है ना ऑब्जेक्ट है? कोई बता सकता है? किस ऑब्जेक्ट की वजह से कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ? जी देखो, कंस्ट्रक्टर कॉल किस वजह से होता है? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है? ओबीजे 3। अब ओबीजे 3 हो रहा है ना, इसका मतलब है कि दिस जो है ना ओबीजे 3 को रेफर कर रहा है, और ये जो है ना ये रेफर कर रहा है इसको, ठीक है। तो ये असल में होता है कि दिस, इन्वोक का मतलब, जी क्या? एक दफा इन्वोक का मतलब दोबारा बता देंगे प्लीज? इन्वोक का मतलब है कि एक आपके पास ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी वजह से वो फंक्शन कॉल हो, ठीक है। अब अगर मैंने आपको नीचे इधर दिखाया था
कि आप इधर लिखते हो obj3 डॉट फंक। अब इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन को इन्वोक करने वाला कौन है, इस फंक्शन को कॉल करने वाला कौन है, obj कहेंगे OBJ इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, जी। इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट। तो जो है असल में ये, अब आप मुझसे पूछें कि सर ये दिस जो है ये भला क्या है, दिस असल में एक पॉइंटर है, ठीक है, और उसको लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट पॉइंटर कांस्टेंट दिस। अब आप मुझसे सवाल पूछेंगे सर ये दिस हमने लिखा कहाँ है, ये तो लिखा ही नहीं हमने, तो क्या आपने ये लिखा था, नहीं लिखा था, फिर भी ये एरर नहीं दे रहा था, ये देखें ये एरर नहीं दे रहा है इस दिस पे, हालांकि इसको एरर देनी चाहिए। आपको पता है ना कि स्ट्रक्चर का पॉइंटर बनाते हैं तो उसको एक्सेस कैसे करवाया जाता है, एरो के थ्रू एक्सेस करवाया जाता है। आपने कभी स्ट्रक्चर का पॉइंटर बनाया है? अगर आपने स्ट्रक्चर का पॉइंटर नहीं बनाया ना, तो नॉर्मली स्ट्रक्चर में आप कैसे एक्सेस करते हो चीजों को, एक स्ट्रक्चर बनाते हो उसमें आप ऐसे एक्सेस करते हो ना कि अगर आपने एक स्टूडेंट का लेट सपोज स्ट्रक्चर बनाया है, तो आप उसमें अगर ये लिखा हुआ है ओबीजे, तो आप लिखते हो ओबीजे डॉट एफ नेम लेट सपोज, इस तरह से डॉट लगा के। बट अगर ये पॉइंटर होता ना, अगर ये ओबीजे पॉइंटर होता तो स्ट्रक्चर में हम इसको एक्सेस ऐसे करते, एरो के साथ एक्सेस करते। अब हम लिखते एफ नेम, ठीक है। तो क्लासों में भी ऐसे ही होता है, जब भी ये क्लास होती है ना, क्लास का पॉइंटर बनता है तो उसको एक्सेस करने के लिए डॉट इस्तेमाल नहीं होता। देखे ना, ये जो है आपके पास यहाँ पे ये क्योंकि एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कैसे कॉल हो रहा है, डॉट के साथ। बट जो दिस है ना, वो एक पॉइंटर है, तो पॉइंटर को हमेशा एरो के साथ कॉल होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे जो आप लोगों को कंफ्यूजन शायद हो वो ये होगी कि सर इसमें जो है वो कहाँ पे हो रहा है ये कॉल दिस। दिस असल में जैसे मैंने कहा था ना कि काफी चीजें कंपाइलर ऑटोमेटिक करता है, दिस भी ऑटोमेटिकल जो है ना पास हो रहा होता है। जो भी फंक्शन आप बनाते हैं, जो भी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, उसमें एक पैरामीटर एक्स्ट्रा होता है और वो होता है दिस का, और वो कंप्यूटर खुद ब खुद भेज देता है, ठीक है। और मैंने कहा था कि दिस आप लिखते कैसे हो, ऐसे, दिस असल में ऐसे लिखा होता है और ये बाय डिफॉल्ट लिखा होता है, इसको आप लिखने की जरूरत नहीं होती। अब आप मुझे बताएंगे कि दिस जो है वो कांस्टेंट क्यों है, इसकी वजह क्या होगी कांस्टेंट की, कोई बता सकता है? जी, दिस जो है वो कांस्टेंट पॉइंटर क्यों है, इसको कहते हैं ना कांस्टेंट पॉइंटर। दिस कांस्टेंट पॉइंटर इसलिए है क्योंकि ये जिस मेमोरी को पॉइंट करेगा ना, फिर वो किसी और मेमोरी को, क्योंकि ये सिर्फ इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा और ये किसी को भी पॉइंट, मतलब हम यहाँ पे दिस लिख के किसी और चीज की तरफ पॉइंट नहीं करवा सकते, मतलब ओबीजे की तरफ पॉइंट नहीं करवा सकते, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि दिस सिर्फ और सिर्फ तो इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट होता है ना, और इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट इस केस में कौन सा था, मैंने आपको बताया, इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट इस केस में है obj3, तो ये सिर्फ obj3 को ही पॉइंट करेगा और किसी को पॉइंट नहीं करेगा। दिस एक इज एन कांस्टेंट टाइप ऑफ पॉइंटर। यहां तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो यहां तक क्लियर है, तो पहले मैं अटेंडेंस ले लेता हूं, फिर ये जो है करता हूँ। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है यार? यस सर आ रही है। जी सर आ रही है। सॉरी, अच्छा मैं अटेंडेंस ले रहा था। उसामा, उसामा नहीं है। अदनान, प्रेजेंट सर। राक्षी, Present. मुनीब, सर मुनीब, प्रेजेंट सर। ठीक है, उसामा हो गया, प्रेजेंट। मुनीब हो गया। आफाक, आफाक नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। उजैर, उमर सोहेल, प्रेजेंट सर। लाइबा, Present, sir. ओके,
शेजोर, प्रेजेंट सर। उसके बाद हाँ हुसनैन, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। उस्मान उस्मान, प्रेजेंट सर। अली अकदास, प्रेजेंट सर। अली अकदस, सॉरी अली अकदस, जैनब, प्रेजेंट सर। मीशा, प्रेजेंट सर। हुज़ैफा, प्रेजेंट सर। वासिफ, वकास, अमार, प्रेजेंट सर। वकास नहीं है, अमार है, और शर्जील, ताहिर, उस्मान, प्रेजेंट सर। ताहिर है, उस्मान अमीर, उस्मान अमीर नहीं है, शाबी, अनस रज़वी, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। हाफिज तुरब, प्रेजेंट सर। हसीब बिन तलत, अहमद, मतीन अहमद, हादी, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। जाहिद मुनीर, प्रेजेंट सर। शाहनवाज, शावेज, सॉरी शावेज नहीं है। देख लें जो लोग एब्सेंट हैं, शावेज है, मतीन है, वकास जी मतीन है, हसीब है, सर। वकास प्रेजेंट। वकास, वकास प्रधान, वासिफ है, उस्मान अमीर है, सैद शाबे हैदर है, फाक है, ये लोग एब्सेंट हैं। कुछ 9 बच्चे एब्सेंट हैं, ठीक है, 20 के करीब होते हैं हमेशा। ये किसने हाथ उठाया हुआ है? उजैर शाह जी, उजैर शाह क्या प्रॉब्लम है? वैसे ही हाथ उठाया हुआ है, अच्छा ठीक है। तो अच्छा ओके, तो असाइनमेंट्स अगर आप लोगों ने किए, आप में से किसी ने क्वेश्चन 1 किया है इसका? सर One. मैंने क्वेश्चन 2 किया है, तो डिस्ट्रक्टर में मसला आ रहा है। क्या मसला आ रहा है डिस्ट्रक्टर में? सो वो हीप करप्शन मेमोरी वो चीज़ कह रहा है। डिस्ट्रक्टर में बाज़-औक़ात इसलिए मसला आता होता है कि हम एक मेमोरी को डिलीट करते हैं, मिसाल के तौर पे डिस्ट्रक्टर में आपको ये आप नोट कीजिएगा कि ये फ़र्ज़ करें आपने ये कंस्ट्रक्टर में इसको मेमोरी शेमोरी दे दी हुई है, ठीक है ना, ये मार्क्स को मेमोरी दी हुई है मिसाल के तौर पे, बट आप यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं ना, वो लेट सपोज आप करते हैं स्टूडेंट और ओबीजे, वो आप करते हैं कौन से वाला कंस्ट्रक्टर कॉल? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल। और आप ऐसा कोई फंक्शन नहीं कॉल करते ना, फर्ज करें सेटर में भी आपने डीप कॉपी करवाई हुई है, बट और आपने जो है ना कहीं भी डीप कॉपी नहीं की, और आपने यहाँ पे ना बस खत्म कर दिया। अब ये जो है ना कोड अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना होता ना तो ये एरर देता। ये एरर क्या देता कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने इस मार्क्स को मेमोरी दी नहीं है, क्योंकि ये तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर मेमोरी दे रहे हैं ना, जो उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है फर्ज करें उसमें हम कुछ भी ना लिखें, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो उसका असल में है उसमें कुछ हाँ भी ना सर, लिखें। अब डिफॉल्ट मसला तो ये सर है कि अब मसला ये होगा कि क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मैंने कुछ नहीं लिखा, अब हम उसका डिस्ट्रक्टर कॉल कर लेंगे मिसाल के तौर पे। अगर मैंने इसका डिस्ट्रक्टर कॉल किया तो डिस्ट्रक्टर कॉल करने का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्टर यहाँ ये, तो ये देखिएगा कि क्या इसमें नल पीटीआर पड़ा हुआ है, क्योंकि अब इसमें कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी, नल पीटीआर भी मैंने नहीं लिखा। वो क्या करेगा, या फर्ज करें आपने इफ लगाया ही नहीं है, आप डायरेक्ट इसको देख रहे हैं, अब आप इसको डिलीट कर रहे हैं जो जबकि इसकी मेमोरी बनी ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? आपने ये कॉल किया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कुछ भी नहीं हो रहा था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक खाली कंस्ट्रक्टर था, अब उसके अंदर मेमोरी शेमोरी कुछ भी नहीं आ रही थी, और आप उसको डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही एक आपका मेन खत्म होगा ये डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट के केस में क्या होता है? डिलीट के केस में ये होता है कि वो एक मेमोरी को डिलीट करेगा, जब वो डिलीट करेगा तो देखेगा मार्क्स को तो कोई मेमोरी मिली ही नहीं हुई, तो वो आपको एरर देगा, ठीक है ना, वो आपको कोई अजीब सी मेमोरी की एरर देगा।
तो जब भी आपको कोई मेमोरी की एरर हो ना, तो आप देखें कि आपका जो डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है उससे पहले कोई ऐसी मेमोरी कॉल हो रही है जो वाकई में एग्जिस्ट करती हो। ऐसा तो नहीं कि हम डिस्ट्रक्टर के थ्रू ऐसी मेमोरी को तबाह कर रहे हैं जो कभी पैदा ही नहीं हुई। तो ये आपका इशू आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपका इशू इससे सॉल्व ना हो तो फिर जाहिर सी बात है मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा। उज़ैर 0183। ओके, अब असाइनमेंट 1 है, बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें आपने क्या करना है, एक क्लास बनानी है। कहता है कि यूबीएल बैंक जो है वो एक अकाउंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाना चाहती है जिसमें मैनेजर जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को से डिस्कस करना चाहता है और उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम स्टोर करना चाहते हैं। अब वो स्टोर क्या करना है, बैंक में अकाउंट का टाइटल। लेट्स सपोज अगर आप बैंक में अकाउंट खुलाना चाहते हो तो आपका टाइटल आपके नाम पे ही होता है। स्क्रीन नहीं शो हो रहा, स्क्रीन शो नहीं हो रहा। ओके, अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है। यस सर। Yes, सर sir. वो नहीं चल ओके रहा सर, जी, यस सर। सर मेरा डिस्ट्रक्टर फिर भी नहीं चल रहा सर। ओके ठीक है, फिर मुझे आप कोड दिखाइएगा, मैं देख लेता हूँ कि उसमें क्या इशू है। अभी क्लास के अंदर हम वो नहीं सॉल्व करते, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर आप जो है वो अगर डिपॉजिट जो है या विड्रॉ जो है अमाउंट है, ये आप सॉरी इसके आपने फंक्शन बनाने हैं और आपने इसके एट्रीब्यूट्स क्या बनाने हैं। आपने असल में एक क्लास बनानी है, ठीक है, इसमें जिसका नाम लेट सपोज आप यूबिल रख लें या कोई भी नाम रख दें, बैंक नाम रख दें, इसका नाम आप कोई भी रख सकते हैं। लेट सपोज मैं क्लास बनाता हूँ, ये क्लास, और उसका नाम मैं यूबिल रखता हूँ। और उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर टाइटल होता है। टाइटल का मतलब कैरेक्टर पॉइंटर बना लें टाइटल, ठीक है। टाइटल का मतलब होता है नाम। टाइटल के अलावा इसमें और क्या चीज़ें हैं, और उसके अलावा टाइटल है, अकाउंट नंबर है, अकाउंट टाइप है। अकाउंट नंबर जो है वो आप लेट सपोज डबल रख लें, एसीएन नम, ठीक है। अकाउंट नंबर हो गया। और उसके बाद क्या है, अकाउंट नंबर के बाद है अकाउंट टाइप और बैलेंस। अकाउंट टाइप लेट सपोज आप अज्यूम कर लें कि इसके पास 3 किस्म के अकाउंट हैं, 2 किस्म के अकाउंट हैं, करंट और सेविंग। तो एक कैरेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, तो जिसमें हम लिख देते हैं टाइप। तो अगर इसमें एस स्टोर किया इसका मतलब सेविंग अकाउंट है, और सी स्टोर किया इसका मतलब करंट अकाउंट है, ठीक है। चलें जी, ये अजम्पशन जो है ना आप इसमें ऊपर लिख दीजिएगा कि आई एम अज्यूमिंग फला फला फला। अच्छा जी, उसके बाद और इसमें क्या है, और इसमें वो कह रहा है कि आपने अकाउंट टाइप बैलेंस जो है वो आपने इसमें वो भी एक एट्रीब्यूट लिखना है। तो वो आप बैलेंस का एट्रीब्यूट बैलेंस डबल में रख देते हैं, डबल बैलेंस, ठीक है। ये आपने प्राइवेट बनाने हैं, ये कोई आपको कहेगा नहीं, बट आपने बाय डिफॉल्ट इसको पैरामीटर प्राइवेट बनाना है। उसके बाद आपको उसने क्या कहा है, उसके बाद आपको ये कहता है कि आपने एक फंक्शन बनाने हैं। ये देखें किस तरह से कह रहा है, यू कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ अमाउंट। अब डिपॉजिट और विड्रॉ अमाउंट का मतलब है कि बैलेंस हम कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो इसका मतलब है हमें 2 फंक्शन चाहिए बनाने जिसमें हम डिपॉजिट और विड्रॉ करेंगे। डिपॉजिट का मतलब है कि हम बैलेंस से नेगेटिव करेंगे जितना भी वो डिपॉजिट करना चाह रहा है। फर्ज अगर वो 200 रुपये करता है तो 200 माइनस कर देंगे हम बैलेंस से। अगर सॉरी 200 प्लस कर देंगे, डिपॉजिट का मतलब ये होता है। और विड्रॉ का मतलब है कि अगर वो कुछ विड्रॉ करना चाहता है तो हम उतने माइनस कर देंगे बैलेंस में से। तो आपको एक फंक्शन भी चाहिए, 2 फंक्शन चाहिए डिपॉजिट और विड्रॉ के। तो आप वो फंक्शन भी बना लें, ठीक है। और उन फंक्शन का टाइप क्या होगा, वाइड होगा, ठीक है, विथड्रॉ। और ये आपसे पूछेगा कि आप कितनी अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं, तो वो आप डबल में एंटर कर दीजिए अमाउंट, ठीक है। इसी तरह से एक फंक्शन और बनेगा जिसका नाम होगा डिपॉजिट, ठीक है, और डबल और अमाउंट, ठीक है। अब आपने ये दोनों फंक्शन भी बना लिए। और आपसे ये क्या मांग रहा है, और आपसे ये कह रहा है कि आप जो है ना यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ए लाइब्रेरी। अब जो डाट एच फाइल है ना, हम उसे लाइब्रेरी फाइल कहते होते हैं। तो आप डाट एच फाइल, लाइब्रेरी जहाँ भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो उसका मतलब डाट एच फाइल की बात कर रहा है कि आपने असल में ये डॉट एच और डॉट सीपीपी फाइल बनाने हैं, ठीक है ना, जिसको हम इंक्लूड कर सकें, ठीक है ना। अच्छा जी, एनालाइज द प्रॉब्लम एंड इंप्लीमेंट द इंटरफेस एंड डेफिनेशन। अब इंटरफेस और डेफिनेशन क्या है,
इंटरफेस हम कहते हैं ये सेटर गेटर फंक्शन को, चाहे ये लिखे हो, अब इसमें तो मैंने एक्सप्लिसिटली लिख दी है कि सेटर गेटर बनाने हैं, बट अगर आपको ना कहा गया हो और आपको कहता है कि इंटरफेस इंप्लीमेंट करें, तो आपने उसमें जो है ना सेटर गेटर बनाने हैं। अच्छा, और आपने उनको डिफाइन करना है सेटर गेटर को। उसके बाद कमेंट करना है, ये कमेंट वगैरह की बात है। पब्लिक करना है हर मेंबर फंक्शन को, जितने फंक्शन बनाएंगे वो सारे पब्लिक होंगे। जैसे मैंने ये 2 फंक्शन बनाए, आप इसमें सेटर गेटर बनाएंगे और बस खत्म हो जाएगा। और इसमें कंस्ट्रक्टर बनेगा, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर बनाना है ऑल टाइप के। अब इसमें आपने 1 पैरामीटर वाला भी बनाना है, 2 पैरामीटर वाला भी बनाना है, 3 वाले भी बनाना है, 4 वाला भी बनाना है, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजर लिस्ट भी बनानी है, वो सारी चीजें बनानी है आपने। और फिर एक मेन फंक्शन आपने बनाना है जिसमें आप ये सारी चीजें टेस्ट करेंगे। मतलब जितने सेटर गेटर हैं उनको कॉल करके देखें कि वो सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। पॉइंटर अगर है तो उसमें डीप कॉपी हो रही है या नहीं हो रही है, सारी चीजें देखेंगे आप। क्लियर हो गया कि इसमें क्या करना है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अच्छा, क्वेश्चन 2 कहता है कि आपने एक इनवॉइस की क्लास बनानी है। अब इसका मेन आपको गिवन है। देखो, जब आपको मेन गिवन होता है ना, तो इससे आपकी काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि आपने कितने फंक्शन बनाने हैं। जब मैं आपको मेन दूं ना, तो आप मुझसे नहीं पूछना कि सर सेटर गेटर बनाने हैं या नहीं बनाने। अगर आपको कोई अलग से इंस्ट्रक्शन हो फिर तो ठीक है, बट आपको सिर्फ मेन गिवन है और वो आपको कहता है कि आपने इसका कोड लिखना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ इतने ही फंक्शन बनाने हैं जो मेन में बने हुए हैं। अब इसमें कहीं भी गेटर सेटर का कॉल नहीं है, तो इसका मतलब आप सेटर गेटर इसमें बनाएं या ना बनाएं, सिर्फ आप कंस्ट्रक्टर बना लें, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इसमें सेटर गेटर बनाने का कह नहीं रहा। अगर इसमें एक्सप्रेसली लिखा होता कि आप उसका सेटर गेटर बनाएं, फिर तो आपको बनाने पड़ते। बट अगर सिर्फ मेन गिवन है, तो आप मेन के अंदर सिर्फ वो फंक्शन बनाएं जो काम के हैं। इसमें असल में कह ये रहा है कि आपके पास ये 4 इसके एट्रीब्यूट्स हैं, और वो कौन से हैं? एक पार्ट नंबर। आप इनवॉइस बनाते हो किसी चीज का, किसी बाइक का, किसी गाड़ी का, तो एक तो उसमें पार्ट नंबर, आप हर पार्ट, आप असल में पार्ट्स की एक शॉप है, वहां से जो ना वो आप वो क्या करती है, इनवॉइस बनाती है। इनवॉइस मतलब बिल बना के देती है आपको। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीजें हैं कि पार्ट्स कौन से लगे हुए हैं, ठीक है, पार्ट्स की डिटेल क्या है, पार्ट्स डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, पार्ट टायर था, फलाना टायर था, इस कंपनी का था, वगैरह वगैरह। क्वांटिटी कितनी है उसकी, क्वांटिटी परचेज ये इंटीजर होनी चाहिए, और उसकी प्राइस क्या है पर आइटम। ये वो चीजें हैं जो आपने इधर भेजनी है। अब फर्ज करें ये क्या है, ये एक पहला इनवॉइस है जिसमें आप एक पार्ट खरीद रहे हैं एबीसी, और उसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि वो टायर है, और उसकी 20 क्वांटिटी चाहिए, और एक की जो प्राइस है वो 20,000 रुपए है, 2,000 रुपए है। ठीक है, अब ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इस तरह से एक और भी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। अब योर क्लास शुड हैव ए कंस्ट्रक्टर दैट इनिशियलाइज मेंबर विथ 0। अब आपके पास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए जो हर मेंबर को या 0 पे इनिशियलाइज कर दे, और अगर पॉइंटर है तो उसको नल पे असाइन कर दे। ठीक है, अच्छा, आल्सो क्रिएट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी करने हैं और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी करना है, और ये डिस्ट्रक्टर भी बनाना है, क्योंकि आप पॉइंटर आ रहे हैं ना, तो पॉइंटर के लिए आपको वो मेमोरी डिलीट करनी होगी, तो आपको इसमें डिस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा। और आपने एक फंक्शन बनाना है गेट इनवॉइस का। अब देखें, ये मेन में नहीं लिखा हुआ, बट इसमें एक्सप्लिसिटली कहा हुआ है। गेट इनवॉइस का मतलब ये है कि ये कहता है कि वो क्या करता है, वो अमाउंट कैलकुलेट करके बताता है कि आपका बिल कितना हुआ। और अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी कि एक पार्ट की प्राइस मल्टीप्लाई बाय जितने पार्ट आपने खरीदे हैं। अगर एक चीज 10 रुपए की है और आपने 5 खरीदी है, तो 50 रुपए का बिल होगा। सिंपल उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो आप ये इनवॉइस का फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है राइट ए टेस्ट प्रोग्राम। टेस्ट प्रोग्राम मतलब कि मेन प्रोग्राम बनाए, उसमें ये सारा जो है ना उसको टेस्ट करें। जैसे ये मेन प्रोग्राम बनाया हुआ है ना, वैसे ही मेन एक आप अलग से बनाएं, और उसमें ये सारी चीज़ों को टेस्ट करें। सेटर गेटर हैं या जो भी चीज़ें हैं, इनिशियलाइज कंस्ट्रक्टर सारे हैं वो चेक करें, जो भी चीज़ें हैं वो टेस्ट करें सारी। तो ये क्वेश्चन जो है ना, 2 क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, आपके लैब के क्वेश्चन इससे मुश्किल थे। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना ये कुछ प्रैक्टिकल जो है ना वो बात आती है कि अब अगर आप मुझसे पूछें कि सर ऊप जो है ना वो कहाँ पे सही तरीके से इस्तेमाल हो रही है, तो अब ये जो नीचे वाले जो प्रोग्राम्स हैं ना, अगर ये कॉम्प्लेक्स वाला देख लें आप, या ये जो फ्रैक्शन वाला देख लें, तो इससे थोड़ा सा मजा आएगा आपको। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो है ना आपने करना ये है कि आपने एक कॉम्प्लेक्स की क्लास बनानी है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर पता है किसी को कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? आपने मैट्रिक में या उससे पहले या एफएससी में कहीं पढ़ा सर होगा। जिसमें इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी और रियल पार्ट दोनों होते हैं। जी एक जी। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, जी, ऐसे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर देखे होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे, ये 3+2 आयोटा, इस तरह वाले जो है ना वो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर देखे होंगे।
ये a प्लस बी आयोटा। अब इसको असल में हमने लिखना है, हमने एक क्लास बनानी है जिसके अंदर हमने ये सेव करना है। तो ये सेव करना कौन सा मसला है, सिंपल है, आप इसके दो एट्रीब्यूट लें, एक रियल और एक इमेजिनरी। ठीक है, रियल के अंदर रियल की वैल्यू स्टोर करें, इमेजिनरी के अंदर इमेजिनरी स्टोर करें। ठीक है, इसके तो एट्रीब्यूट्स लेना तो बहुत इजी है। अब ये कहता है आपने इसके ये सारे फंक्शन बनाने हैं। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या है, एडिशन करना। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते होते हैं, किसी को पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते होते हैं? रियल पार्ट रियल से ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से ऐड होता है, बस। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी ने ट्राई किया है आप में से? सर जी, ये सवाल हो जाएगा वैसे सर, ये नहीं सवाल है। हो जाएगा ना, मतलब अगर देखें, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन है ना, मैं वो करवाना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल है तो मैं करवा देता हूँ। सर मॉडुलस का नहीं बता सर, दें। ये इजी लग रहा है। नहीं सर, हो जाएगा। एक मिनट, ये जो चीजें हैं ना कि सर मॉडुलस बता दें, कॉन्जुगेट बता दें, बेटा देखो सिंपल है। देखो आपकी लेवल है ना, आप अपनी लेवल आपकी आहिस्ता आहिस्ता अप होती है। कैसे अप होती है कि जब आप आईआईटीसी में नए नए आए थे ना, तब टीचर आपको ऐसा प्रॉब्लम देता था जिसमें कोई फार्मूला, मुश्किल वाला फार्मूला इस्तेमाल ना हो। और उसकी वजह ये थी कि फार्मूला, अगर आप फार्मूला में लग जाएंगे तो आप प्रोग्रामिंग कब करेंगे? ठीक है, फिर पीएफ में आपको टीचर ने थोड़ा सा जो है ना कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क देना शुरू किया। अब जब ऊप पढ़ रहे ना, अब ऊप में मैं आपका कोई मैथमेटिक्स का टीचर नहीं हूँ कि मैं आपको बैठ के सिखाऊं कि बेटा मैथमेटिक्स कैसे होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब आप लोगों को मैं सिखाऊंगा प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से। मुझे पता है वैसे मॉडुलस और ये चीजें क्या होती हैं, बट ये चीजें सिंपली आप गूगल पे जाके लिखें मॉडुलस क्या होता है, आपको मॉडुलस का दिखने में आ जाएगा, आप उसको इम्प्लीमेंट कर दें। लेट्स सपोज आपको मैं कल कोई एक असाइनमेंट देता हूँ कि आप मैट्रिक्स के जितने भी जो है ना वो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करें। अब मैट्रिक्स आपको पता है उसके मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, ट्रांसपोज इनवर्स कैसे होता है। बस आपको उनके प्रोसेस का नहीं पता तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लें उसको कि कैसे होता है। तो ये ना ये बिल्कुल लिटिल बिट चीजें हैं कि सर इसका कॉन्जुगेट कैसे निकलता है, इसका ये सिंपल गूगल पे जाएं लिखें, आपको हजारों इसके जवाब मिल जाएंगे कि इसका फार्मूला ये वाला है। वो फार्मूला ही आपने इम्प्लीमेंट करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, बट अगर आपको फिर भी कोई मसला है तो चलें यार, मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, आपको अगर सॉल्व नहीं होता तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है। बट ये चीजें वो हैं जो कि अब आपको मैं कोशिश करूंगा हर असाइनमेंट के अंदर कुछ चीजें ऐसी दूं जो कि आप थोड़ी सी गूगल करें। ठीक है ना, कि जिसको आप देखें कि ये कैसा होता है। फर्ज करें मैं अगली असाइनमेंट में शायद आपको स्ट्रिंग की लाइब्रेरी बनाने के लिए दे दूं। अब उसके अंदर आप कहें सर ये strcpy का फंक्शन क्या करता है, इसमें दो पैरामीटर जा रहे हैं, तो सिंपल है, कुछ भी नहीं, आप लिखें गूगल पे strcpy, वो आपको बता देगा कि ये फंक्शन किस काम का है। सिंपल, आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना, इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करते कि ये मॉडुलस क्या है, ये क्या है। ये चीजें मैथमेटिकल हैं, ये इसमें कुछ भी नहीं है। ये एक दफा देख लीजिएगा, अगर आपको क्लियर नहीं होता तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं जिस चीज में इंटरेस्टेड हूँ वो ये है कि वो आपको कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करवाऊं। अब ये जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है वो असल में ये कहना चाह रहा है कि आपके पास क्रिएट टाइम क्लास मेकिंग द यूज ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड ओवरलोडेड फंक्शंस। आपने इसमें ओवरलोडेड फंक्शन भी यूज करने हैं और आपने इसमें कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बनाना है। ये इसने पहले रिक्वायरमेंट दे दी है। यू विल राइट ए क्लास। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, वो ये है कि आपके पास ऊप के अंदर काफी दफा जो है ना, मैं आपको कहूंगा नहीं कि आप कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाएं, बट शायद मैंने मेन के अंदर कुछ ऐसा लिखा हो जिसको आपको पता है कि यार इसकी वजह से ना कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो मुझे कॉपी कंस्ट्रक्टर बना के उसके अंदर डीप कॉपी करनी चाहिए। तो ये अंडरस्टूड चीजें हैं। अब आपको पता है कि गेटर बनाना है ना आपने, तो वो ऑलवेज कांस्टेंट बनाना है। आपको पता है कि एक चीज मेंबर फंक्शन का कोई एट्रीब्यूट रिटर्न हो रहा है पॉइंटर, तो उसको कांस्टेंट बनाना है। तो ये आपको चीजें अब ये अंडरस्टूड है, ये आपको बार बार कही नहीं जाएंगी। ये हम क्वेश्चन में लिख के नहीं देंगे कि इसको कांस्टेंट बनाओ, इसके आगे एंड लगाओ, इसको ये करो, इसको वो करो। ये अब चीजें अंडरस्टूड होंगी। ठीक है, हाँ। अब होगा क्या, आप जब लैब में आएंगे आप गलतियां करेंगे, आप गलती कर, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको अपने नंबर सेव करने हैं तो जो प्रैक्टिस टास्क हैं उस पर फीडबैक लें लैब इंस्ट्रक्टर से। ठीक है ना, अगर वो नहीं दे रहे तो आप उनसे पूछें, सर ये आपने इसका फीडबैक नहीं दिया, बताएं जरा कि मेरा ये क्वेश्चन सही है या गलत है, ताकि आपको पता चले कि अच्छा ये जो चीज़ आपने कांस्टेंट है या ये चीज़ें हैं, ये आपने सही लिखी है या गलत लिखी है। ठीक है, तो इन चीजों को मैं इधर एक्सप्लिसिटली अगर लिख दूं तो ठीक है, नहीं लिखूं तो आप लोगों को अंडरस्टूड है ये, मतलब ठीक है ना। हाँ, अगर कहीं पे कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज भी नहीं हो रहा और आपके पास टाइम भी वैसे कम है तो वहां पे ना बनाए। ठीक है, पर आपको पता है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर इसमें यूज होगा तो बना दें।
ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। यहाँ पे तो खैर कहा गया है यू विल राइट ए क्लास टाइम, आपने एक टाइम की क्लास लेनी है और जिसके अंदर 3 पैरामीटर होंगे, एक हावर का, एक मिनट का और एक सेकंड का। ठीक है, सब इंटीजर में होने चाहिए, ये इसने बता दिया है। टाइम विल बी स्टोर्ड इन 24 आवर फॉर्मेट। टाइम के 2 फॉर्मेट होते हैं, आपने देखा होगा वॉचेस में भी। एक होता है 0 से लेके 24 तक और 23 तक, और एक होता है कि आप 1 से 12 और फिर वो जो फिर 1 से 12, उसमें पीएम और एएम का चक्कर होता है। तो आपने इसको 24 आवर वाले फॉर्मेट में स्टोर करना है। ठीक है, 24 आवर मतलब अगर आपने रात के 10 दिखाने हैं तो आप इसमें 22 आवर्स जो है ना वो शो करेंगे। ये आपको पता है ना कि टाइम के 2 फॉर्मेट होते हैं जी, सबको ये पता है? जी सर। यस सर। बेहतरीन हो गया। अब ये जो क्लास है ना, ये मैं खैर आपको इधर अभी जो है ना वो बना के दिखाता हूँ ताकि थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलें इसको रिमूव करते हैं, ये क्लास मैं आपके साथ साथ बनाता हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे बड़ा ये अच्छा लगता है क्वेश्चन। अच्छा जी, तो ओहो अच्छा, हमने क्लास बनानी है जिसका नाम है टाइम। ठीक है, और हमने रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है। अब देखें ये कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर्स में आपस में वो खुद ब खुद आ जाते हैं। रिस्ट्रिक्शन ये है कि हावर्स आपके इंटीजर में होने चाहिए, मिनट्स आपके इंटीजर में होने चाहिए, और आपके सेकंड्स जो हैं वो भी इंटीजर में होने चाहिए। सेकंड्स, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि आप लोग क्या करें, आप लोग एक काम करें कि ये 24 आवर वाले फॉर्मेट में रखना है। तो जब भी हमने कोई वैल्यू उसमें देनी होगी तो हम देख लेंगे कि इसको 20 आवर वाले फॉर्मेट में रखें। ठीक हो गया। दिस आपने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसमें आपने क्या करना है, आपने रात के 12 उसमें बजाने हैं। रात के 12 का मतलब क्या होता है, हावर्स 0, मिनट 0 और सेकंड 0। तो आपने सिंपल एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो ये लिखा हुआ है इसको आप सीपीपी में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ये वैसे इधर लिखा होगा। इसमें क्या करना है आपने, कुछ भी नहीं करना। इसमें हावर्स को आपने 0 कर देना है, इनिशियली ये 0 हो, और मिनट्स भी जो है आपने वो भी 0 कर देने हैं, और आपने और क्या करना है, सेकंड्स जो हैं वो भी आपने 0 कर देने हैं। ये इसने कहा है, उसमें मैंने अमल किया। कंस्ट्रक्टर विथ 3 पैरामीटर भी आपने इसमें लिखना है। चलें, कंस्ट्रक्टर विथ 3 पैरामीटर भी आप इसमें लिखें। पैरामीटर कंस्ट्रक्टर वो कह रहा है बनाएं, तो चलें एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, टाइम, और इसके अंदर हम भेज देते हैं ए बी और सी। ये वैसे आप इधर ए बी सी डी ना लिखें, खाली इंट इंट लिखें तो भी जो है ना वो चल पड़ता है। सिर्फ हमें यहाँ पे प्रोटोटाइप देना होता है, डिटेल नहीं लिखनी होती। इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे हम इधर, ठीक है, और ये इसके लिए लगाएंगे ताकि पता चले कि ये क्लास किससे वाबस्ता है। ए बी और यहाँ पे लिखा हुआ है सी। चलें जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने अगेन इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब हावर्स को हमने असाइन करना है ए, और उसके बाद मिनट्स को असाइन करना है बी, और सेकंड्स को असाइन करना है हमने सी। सिंपल, ये हमारा पैरामीटर कंस्ट्रक्टर भी बन गया। यहाँ तक किसी को इशू तो नहीं है कि कोई मुश्किल चीज का हो? अच्छा, आप मुझे बताएं कि क्या इसमें कंस्ट्रक्टर का कोई काम है इस क्लास में? जी, इस क्लास में कंस्ट्रक्टर का कोई काम नहीं है। ये सुन रहे हैं आप लोग? यस सर। ठीक है, क्यों काम नहीं है? क्योंकि इसमें पॉइंटर तो है ही नहीं। तो कंस्ट्रक्टर का काम तब आता है जब पॉइंटर होता है। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि आपने एक कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बनाना है। चलें जी, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बना देते हैं। इसमें कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने में क्या मसला है, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, आप लिखते हो यहाँ पे टाइम, और इधर लिखते हो ऑब्जेक्ट का नाम, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट किस टाइप का बनाना है, टाइम टाइप का, और एंड। ठीक है, और इधर सेमीकोलन। ठीक है, आप इधर लिख लें कॉपी कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, इसका जो टाइप होता है वो इधर होता है कांस्टेंट टाइम एंड, और इधर नाम दे दें ओबीजे। चलें, अब आपने कुछ भी नहीं करना, इधर लिखना है ओबीजे डॉट हावर्स।
और इधर भी ओबीजे डॉट मिनट्स, और इधर क्या लिखना है, ओबीजे डॉट सेकंड्स। ठीक है, ओके हो गया। अब इसको भी आपको अगर देना है तो दे दें, वैसे ही अच्छा तरीका होता है कि दिस हमेशा जो है ना आप दे दिया करें। दिस पॉइंटर हमें, मैंने कहा था कि बाय डिफॉल्ट हर फंक्शन में पास होता है, तो ये भी पास है, इसको खत्म करें। ओके, तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बन गया। अब ये क्या कहना चाह रहा है, अब आप कह रहा है कि आप इसके एक फंक्शन बनाए जिसका नाम रखें सेट टाइम। दिस फंक्शन हैज ए पैरामीटर हावर, मिनट एंड सेकंड एंड रिटर्न वाइड सेट टाइम, सेट द टाइम वैल्यू बाय गिवन पैरामीटर। जो असल में सेट टाइम जो है ना वो बिल्कुल ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर की तरह होगा, ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू सेट करेगा टाइम की। तो ये कहना चाह रहा है कि आप इसमें इसका नाम रखें सेट टाइम, सेट टाइम, और उसका रिटर्न टाइप रखें वाइड। ठीक है, क्योंकि ये हमने इसको इधर जो है शो नहीं करवाया, तो पहले इसको इधर हम इंक्लूड कर देते हैं। सेट टाइम का फंक्शन जो क्या करेगा, जो ये करेगा कि टाइम की वैल्यू को सेट करेगा ऐसे, बिल्कुल ठीक है ना। इसमें और ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में कोई खास फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है। बस ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हो जाता है और उसको हमें एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ता है। जी, यहाँ तक तो मेरे ख्याल में सबको क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि ये क्या लिखा है मैंने जो लिखा है मैं इसको एक दफा रिपीट कर देता हूँ। मैंने हावर्स मिनट्स के एट्रीब्यूट्स लिए हैं और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है, एक पैरामीटराइज और एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया है, और एक मैंने बनाया है आपके पास सेट टाइम का फंक्शन। ठीक है, तो डिफॉल्ट में इन सबको जीरो कर दिया है, पैरामीटर में पैरामीटर के बराबर सेट किया है, सेट टाइम में इसको पैरामीटर के बराबर सेट किया है, और कॉपी कंस्ट्रक्टर में मैंने सिंपल इनको ऐसे लिखा है। ठीक है ना, कॉपी कंस्ट्रक्टर जैसे लिखते हैं। अब ये कहना चाह रहा है कि आप एक और फंक्शन बनाएं जिसका नाम रखें शो टाइम। दिस फंक्शन हैज नो पैरामीटर इन रिटर्न वाइड, इट प्रिंट टाइम यूजिंग नॉर्मल 12 हावर क्लॉक। अब ये कहता है कि आपने टाइम को कन्वर्ट करके 12 हावर में शो करना है। मिसाल के तौर पे अगर आपका टाइम 21 घंटे 32 मिनट और 5 सेकंड है, तो आपने इसे 21 को कन्वर्ट करना है। तो ये बहुत ईजी है, आप इफ लगा देंगे हावर्स पे कि हावर्स अगर 0 से लेके 12 के दरमियान है तो आपने इसको ऐसे लिखना है, अगर वो उससे ज्यादा है तो आपने उसको कन्वर्ट करना है। अगर 13 है तो 13 को आप कन्वर्ट कैसे करोगे 1 में। देखो, अगर मेरे पास हावर्स जो हैं, लेट सपोज हावर्स मेरे पास हैं, मेरा टाइम अगर लेट सपोज है 13, 45 और 1, इसका मतलब ये हुआ कि 1:45 और 1 सेकंड है। तो इसको आपने कन्वर्ट करना है 12 हावर वाले फॉर्मेट में। कैसे करोगे, कोई बताएगा? आप सिंपल हावर्स जो है ना, हावर्स उसको कर दें मॉडुलस बाय 13, 12 या 13, मैं कहा 12 होगा शायद। देखो 13 करोगे ना तो 13 से नीचे वाली वैल्यू आएगी, 12 करोगे ना तो 12 से नीचे वाली वैल्यू आएगी। तो अगर 13 हमारे पास है तो क्या आना चाहिए आपके पास? हाँ, 12 होगा, ठीक है, सही कह रहे हो आप। ठीक है, 12 पे ये 0 आना चाहिए, और 13 मतलब 1 बजे, 1 बजे पे क्या आना चाहिए? बल्कि यार 12 पे 12 भी होना चाहिए। 12 पे देखो ना, तुम्हारे पास अगर टाइम शो हो रहा है 12 बजे, तो 12 बजे तो 12 बजे ही शो होता है। 13 वाला जो है ना वो एक शो होना चाहिए, 13 वाला जो है ना वो एक शो होना चाहिए। सर 12 माइनस कर लें अगर, क्या मतलब? हाँ, सर, ये 12 माइनस 13 कर का लें, नहीं, ठीक है, ये भी ठीक है। हावर से 12 माइनस कर लें, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हावर से 12 माइनस कर लें। अगर 13 होगा तो ऑटोमेटिकली ये 1 हो जाएगा, अगर 14 होगा वो 2 बजे हैं तो वो ऑटोमेटिकली 14 माइनस 12 कितना होता है? 2 बज जाते हैं। तो बहुत सिंपल है, मॉडल्स वाले चक्रों में ना पड़े। तो आपने इसको फिर सी आउट करना है। सी आउट कैसे करना है कि सी आउट हावर्स जो आपने नए वाले निकाले हैं, ये लेट सपोज टेम्पररी हावर्स निकाले, टेम्प हावर्स और इज इक्वल टू ये, और आपने इसको प्रिंट करना है टेम्प हावर्स और मिनट। सर ये टाइम वगैरह यूजर सीन करेगा या फिर हमने उसको उसमें देना, फंक्शन में देना? देखो देखो देखो, अब टाइम वगैरह सीन करेगा या क्या होगा? देखो, ये टाइम वगैरह आएगा कहाँ से? ये आएगा ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट कहाँ बनाना पड़ता है हमें? मेन में। तो अब आपकी मर्जी है कि, क्योंकि इसमें सीन का कोई तरीका ही नहीं है ना, आप क्या करोगे, एक मेन फंक्शन बनाओगे। जैसे ये मेन फंक्शन बना हुआ है, आप इसमें ना, ये इसमें असल में आगे बता रहा है कि आप टाइम के 3 ऑब्जेक्ट बनाए।
ये इसमें यहाँ पे बता रहा है, क्रिएट टू टाइम ऑब्जेक्ट एंड प्रॉम्प्ट यूजर टू एंटर द वैल्यू ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट। आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि आप जो है ना इसमें एक टाइम का ऑब्जेक्ट बनाएं और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आप उसमें बना लें और उसमें पास कर लें ए बी और सी। ठीक है, अब आपकी मर्जी है ये ए बी सी की वैल्यू डायरेक्ट लिखनी है या यूजर से लेनी है, ये आपकी मर्जी है। आप इसको यूजर से भी ले सकते हैं। आप यूजर को कहें एंटर हावर्स, ठीक है, तो वो जो एंटर करे वो सीन करवा लें आप, लेट सपोज ए के अंदर। ठीक है, इसी तरह से आप हर चीज को जो है ना वो इस यूजर से एंटर करवाएं, मर्जी है। ठीक है, ये ए बी सी जो है ना वो आप यूजर से ले लें, ए बी और सी। आप लिखें इधर एंटर हावर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। ठीक है, तो अब वो जो एंटर करेगा वो आपका ऑटोमेटिकली इस कंस्ट्रक्टर में चला जाएगा और कंस्ट्रक्टर से जाहिर सी बात है उस ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने इसको इंक्लूड नहीं किया है। इंक्लूड, ये इंक्लूड कर दिया, अब ये एरर नहीं देगा। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप दो ऑब्जेक्ट ऐसे बनाते हैं सीन के थ्रू, क्योंकि उसने सीन के थ्रू कहा हुआ तो सीन के थ्रू ही बनाने पड़ेंगे, बट अगर ये नहीं कहता तो आप खुद से बना देते। ये मेन फंक्शन आप समझें कि इसको ड्राइवर फंक्शन भी कहते हैं। ड्राइवर फंक्शन या मेन फंक्शन का मतलब होता है कि ये डेमो के लिए इस्तेमाल होता है, कि आपने जो चीजें बनाई है ना अब आप उसको यूज करके देखेंगे उसका क्या मतलब है। अच्छा, इसमें अब एक फंक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है टिक का फंक्शन। टिक का फंक्शन कहता है कि दिस फंक्शन हैज नो पैरामीटर एंड रिटर्न वॉइड, इट इंक्रीमेंट टाइम बाय 1 सेकंड। आप में से कोई, अच्छा, एंड एडजस्ट द मिनट एंड हावर्स इफ नेसेसरी। आप में से कोई बताएगा कि ये फंक्शन क्या होगा, इसमें क्या चैलेंजिंग काम है, जो इसमें इंपॉर्टेंट काम है वो क्या होगा? शाबाश सर, क्या अगर सेकंड 60 हो गए हैं फिर क्या करें? बिल्कुल जबरदस्त बात, ये किसने कही? उस्मान। अगेन उस्मान, आज उस्मान मतलब मैदान में आया हुआ है। ओके, अब ये टिक का फंक्शन क्या करता है, ये वाइड होना चाहिए, ये लिखा हुआ है उसने टिक। ठीक है, और ये क्या करेगा, सेकंड को इंक्रीज करेगा। अच्छा, अब इसको देखते हैं, ये वैसे बहुत मजे वाला फंक्शन है। हमने इस फंक्शन के अंदर चुप करके करना क्या है, जैसे ये फंक्शन कॉल हो ना, हमने चुप करके इसके अंदर सेकंड की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देना है। ठीक है, ठीक है, वो हमने इंक्रीमेंट कर दिया। अब मसला ये है कि सिर्फ हम सेकंड की वैल्यू को इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सेकंड की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया है और सेकंड फर्ज करो 60 पूरे हो गए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए जी? हमें क्या करना चाहिए? शाबाश, वो कंडीशन लगेगी सर मिनट में ऐड हो जाएगा जी। इफ सेकंड इज इक्वल टू 60, चला जाएगा। इफ सेकंड इज इक्वल टू 60, तो आपने सबसे पहले सेकंड को कर देना, आपने सबसे पहले मिनट के अंदर इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, और सेकंड की वैल्यू को दोबारा 0 से स्टार्ट कर देना है। तो दोनों चीजें करनी है आपने। सेकंड को, क्योंकि जैसे ही सेकंड की वैल्यू 60 होगी ना, इसका मतलब है टाइम, अब मिनट चेंज हो जाएगा ना, सेकंड मिनट चेंज हो जाएगा। 60 सेकंड के बाद 1 मिनट चेंज होता है ना, तो 60 सेकंड जैसे हुए तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको मिनट को प्लस कर दिया और सेकंड अब फिर से 0 से स्टार्ट होंगे। ऐसा ही होता है ना नॉर्मली? यस सर। यस सर। अच्छा, अब इसमें एक और भी चीज देखनी पड़ेगी कि अगर गलती से मिनट 60 मिनट अगर 60 हो 60 मिनट हो जाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें हावर्स में इंक्रीमेंट, प्लस का हावर में प्लस करना पड़ेगा और मिनट्स को वापस 0 पे लाना पड़ेगा। 0। ये इसमें शुगल था, ये इसमें शुगल था जो हमने जो है ना वो नोट करना है। ठीक है, और इसमें अगर हम एक और इफ लगाएं वो क्या लग सकता है? इफ हावर्स इज इक्वल टू 23, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? 24 सर, 24, तो हमें उसको 0 पे चलेगा। ठीक है, अच्छा वैसे इसको ना हावर्स कभी 24 में जाते नहीं है, आप इसको लिखें हावर इज इक्वल टू 23 एंड, और उसमें क्या लगा सकते हैं हम? मिनट्स 59, मिनट्स 59 हो, फिर आप कह सकते हैं। ठीक है, बहरहाल इसको आप देखिएगा, ये बड़ा ही जबरदस्त एक फंक्शन बन रहा है टिक का। ये अब टिक का फंक्शन क्या होगा,
जब भी मैं टिक का फंक्शन इधर कॉल करूंगा ना, टिक, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हावर्स, मिनट्स और सेकंड की वैल्यू को चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। टिक का फंक्शन मैं कॉल करूंगा इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, सॉरी, ठीक है। तो ये है सारा आपका, इसमें कुछ भी नहीं है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, ये भी कुछ भी नहीं है, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में आपको पता है क्या होता है, फ्रैक्शन में आपको पता है क्या होता है, a डिवाइड बाय b, ये फ्रैक्शन है, सिंपल, ठीक है। एक इसमें डिनोमिनेटर होता है, एक इसमें न्यूमरेटर होता है, ठीक है। ऊपर वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं। उल्टा नहीं बोल दिया है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नीचे वाले को कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास लिखा हुआ है 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 5, अब आपने एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो इसको ऐड कर सके। तो आपको पता है इसको ऐड कैसे करते हैं, पहले इसकी एलसीएम लेते हैं, या आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये इसके फंक्शन बनाने हैं आपने, ये सारे फंक्शन। ये क्या कह रहा है कि आप एक फंक्शन बनाए जिसमें आपने 2 फ्रैक्शन भेजनी है, और ये ऐड का फंक्शन क्या करे, ये उसको ऐड कर दे। आपने इसके अंदर क्या करना है, सिर्फ एक फंक्शन, एक फ्रैक्शन भेजनी है। तो ऐसा भी फंक्शन हो कि ये आपने सारा काम करना है। बल्कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग इसको कैसे करते हो। बल्कि अगली क्लास जब आएगी तो मैं इसको एक दफा करवाऊंगा। आपकी डेडलाइन जो है वो वही होगी 23, ठीक है। 23 का मतलब है कि संडे, ठीक है, संडे नाइट तक आपकी डेडलाइन है। बट ये क्वेश्चन 5वां जो है ना, मैं आपको करवाऊंगा क्लास में, मंडे वाली क्लास में करवाऊंगा, ठीक है ना। इसका सिर्फ एक मतलब कोई फंक्शन करवा दूंगा ताकि आपको अपने सॉल्यूशन से मैच कर सके, ठीक है। तो अब असाइनमेंट असल में इतनी हैवी है नहीं, मैं अज्यूम कर रहा था कि इसमें पॉइंटर शॉइंटर दिए हैं, मैंने इसमें कुछ भी नहीं दिया ज़्यादा काम। ये असाइनमेंट अगर आप आज बैठे ना, तो ये कल मैक्सिमम जो है ना आप इसको खत्म कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं हाईली इंकरेज करूंगा कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें, एक दूसरे को जो है बताएं, बेशक एक दूसरे ना करें। हाँ, किसी का कोई इशू आ रहा है तो टीम्स का फायदा उठाए, पोस्ट कर दे उस पर कि सर वो जो है ये कैसे होगा ये सवाल, ठीक है। या किसी कोई स्टूडेंट उसका जवाब देना चाहे, मोर देन वेलकम, जवाब दे। मैं